नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे परफेक्ट गैस इक्वेशन के बारे में। जो परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। वैल्यू ऑफ जो आर है यानी कि जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू के बारे में जानेंगे, और जो रिलेशन है पी का वो भी हम जानेंगे। जो हमारी मास डेंसिटी है रो के साथ वो भी जानेंगे, और इसी तरह से जो हमारी नंबर डेंसिटी होती है गैस की उसके साथ जानेंगे। तो चलिए पहले जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं। ये होती है हमारी PV इक्वल टू म्यू आर टी। ये हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है। यहाँ पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, ये तो तीनों चीजें हो गई। यहाँ पे म्यू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। जो म्यू है ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कि गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। और ये जो R है ये हमारा होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं। गैस कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ये 1 ग्राम मोल ऑफ गैस के लिए होता है, और 1 ग्राम मोल ऑफ गैस के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, Na इंटू KB, यानी कि ये इसके बराबर होता है। डायरेक्टली अगर आप इसको वैल्यू निकालते हैं अगर R की, अगर आपके कुछ भी याद नहीं है तो ये आप याद रखिए जो हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है, और अगर उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपको जो है R की वैल्यू मिलती है लगभग जो है 8.31 जूल पर मोल केल्विन के जो बराबर होती है। तो यानी कि जो एवोगैड्रो नंबर है और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये इसके बराबर होता है। इससे पहले जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था जो एक कांस्टेंट था वो हमारा NKB के बराबर था, जहां पे N हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन यहाँ पे जो है NAKB का आप इसको प्रोडक्ट कह सकते हैं एक तरह से। जो Na है, Na क्या है हमारा, Na होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर जो 23 होता है, ये हमें पता है। और इसी तरह से जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है अगर उसकी वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1.38। अगर आप इसको लिखेंगे 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23, यहाँ पर प्लस का 23 है, यहाँ पर माइनस का 23 होगा, और ये होता है हमारा जूल पर केल्विन। इस तरह से ये होता है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको जो है वैल्यू मिलती है लगभग 8.30 के करीब वैल्यू मिलती है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू जो है आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लगभग जो है 8.31 के करीब जो है 8.30 कुछ जो वैल्यू होती है, इसलिए इसको 8.31 आप लिख लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये भी एक इसको याद रखने की, अगर आपको वैल्यू नहीं याद रहती तो इन दोनों की वैल्यू से अभी आप निकाल सकते हैं। या R की वैल्यू जो है आप PV इक्वल टू RT, यानी कि जो PV इक्वल टू म्यू RT है इससे भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ R इसी से हम निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R देखते हैं कि किस तरह से हम जो 8.31 वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो R हमारी होती है PV बाई T। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये PV बाई T हो जाती है PV इक्वल टू RT से। अगर हम वैल्यू निकालते हैं, अगर जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स आप कितने ले लें, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है आप कितने ले लें, 1 ले लें। तो यानी कि आपने ये किसके लिए लिया है, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपने 1 ग्राम के लिए लिया है, 1 ग्राम के लिए। तो अगर आप जो है 1 ग्राम मोल ऑफ द गैसेस के लिए लेते हैं, या कहीं कि 1 ग्राम मोल ऑफ किसी भी गैस का लेते हैं, तो वो R हमारा हो जाता है PV बाई T, यानी कि ये PV बाई T हो जाएगा। ये 1 ग्राम के लिए हमने लिया है। तो यह हमारे पास आ गया। अब देखिए जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है, जो 1 ग्राम ऑफ मोल होता है गैस का, वो कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ये हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर पढ़ा था। उन्होंने बताया था इसके बारे में कि कोई भी गैस है 1 ग्राम मोल जो है गैस का, वो जो है 22.4 लीटर जो है वॉल्यूम का वो ऑक्यूपाई करेगा उसको 1 ग्राम। और इसकी वैल्यू भी दी थी उन्होंने, जो कि वैल्यू हमने लिखी है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होती है। तो ये हमारा इसके बराबर होता है। और जो वॉल्यूम है हमारी, अगर हम बात करें, ये तो लीटर में है, और अगर हम मीटर में इसको लिखते हैं तो मीटर में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 कर देंगे मीटर क्यूब। तो यानी कि लीटर में है तो मीटर क्यूब के अंदर हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो टेम्परेचर है हमारे पास, अब V की वैल्यू हमने ले ली। टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन। वॉल्यूम हमारे पास ये है 1 ग्राम मोल ऑफ गैस की, कोई भी है। टेम्परेचर ये है।
तो जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, अगर हम उसको लिखें 76 mm, जो हमारा मरकरी कॉलम की हाइट होती है 76 mm लेते हैं, और अगर आप इसको मीटर में लेते हैं तो 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम आप ले सकते हैं। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है मरकरी की, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी आ जाती है 13.6, और इनटू जो मल्टीप्लाई करते हैं जो 9.8 जो होती है हमारी, जो ग्रेविटी के कारण है, तो ये होती है। तो यानी कि जो P है वो आपका बराबर आ जाता है, अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करें जो हमारी मरकरी की है उससे मल्टीप्लाई करें, और जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको हम लिखते हैं, तो इन सब से हमारी जो है प्रेशर की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं। तो प्रेशर जो है मन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं, या इस तरह से जो mm ऑफ Hg कॉलम है उससे भी आप निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई है, V की वैल्यू भी आ गई है, T की वैल्यू भी आ गई है, तो R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इन सभी वैल्यू के लिए अगर हम R की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, P की जगह हमने ये पुट कर दिया सारा, V की जगह हमने ये पुट कर दिया 22.4 × 10⁻⁴ जो कि हमारे पास -3 था, और ये हमने T की जगह पुट कर दिया जो कि था 273.15 केल्विन था। तो जब आप R की वैल्यू को निकालते हैं ये हमारी आ जाती है 8.31 के लगभग आ जाती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, जूल पर मोल केल्विन ये आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी जूल के अंदर है, अगर हम इसको कैलोरी के अंदर निकालना चाहते हैं तो कैलोरी के अंदर ये कैसे रहेगी, जो एक कैलोरी होती है वो हमारी 4.2 जूल के बराबर होती है। तो ये चीजें भी हमें याद रखनी चाहिए, बेसिक है। जो एक कैलोरी है 4.2 जूल के बराबर है, तो यहाँ पे जूल में है तो हम इसको कैलोरी में निकालना चाहते हैं, तो हम इसको कैलोरी में निकालेंगे तो 4.2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8.31 जो है हमारा 4.2 से डिवाइड हो जाएगा और एक कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं लगभग 1.98 ये आ जाता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4.2 से इसको काटेंगे तो 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन ये हमारा आ जाता है R की वैल्यू, अगर हम कैलोरी के अंदर निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम जूल के अंदर, जूल पर मोल केल्विन के अंदर निकाल रहे हैं तो 8.31, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलोरी में अलग है और ये जूल पर मोल केल्विन है ये अलग है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं हम, ये तो हमने बात की कि R है हमारा किसी भी गैस के लिए कोई भी कांस्टेंट है इस तरह का, तो इसके अंदर अगर हम किसी भी गैस के लिए अगर हम मान लें कि कोई भी गैस है, मान लीजिए कोई आपने गैस ले ली, 1 ग्राम ऑफ गैस ले ली आपने, कोई 1 ग्राम ऑफ गैस ली। अब 1 ग्राम ऑफ गैस का हम गैस कांस्टेंट हमें निकालना हो किसी भी गैस के लिए, तो ये होता है हमारा R, स्मॉल r से हम डिनोट कर देते हैं, कैपिटल R/m होता है। यहाँ पर जो m होता है ये तो मोलिक्यूलर वेट होता है, और जो R है ये तो हमें पता ही है कि ये जो है गैस कांस्टेंट है। 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए अगर आपको निकालनी है तो किसी भी गैस के लिए तो R जो है R/m हो जाएगा, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर जो R है स्मॉल r को हम ले लेते हैं कि वो गैस कांस्टेंट है 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए, जो कि R/m रहता है। m यहाँ पर क्या है, मोलिक्यूलर वेट है। अगर यहाँ पर m जो है डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, तो ये जो गैस कांस्टेंट है हमारा ये भी जो है डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हमारा। अगर जो मास है, जो मोलिक्यूलर हमने वेट लिया, तो अगर वो अलग हो सबके लिए, तो जो गैसेस है अलग अलग होगा अलग अलग गैसेस के लिए, तो R भी हमारा अलग अलग होगा, ये गैस कांस्टेंट सबके लिए। अब देखिए जो हमने इक्वेशन लिखी P = μRT, वो आइडियल गैस के लिए है या कहेंगे परफेक्ट गैस के लिए है। लेकिन जो रियल गैस है वो अगर वो इसको तो ओबे नहीं कर सकती, रियल गैस अगर वो उसको ओबे करती है इक्वेशन को, तभी वो आइडियल गैस मानी जाती है। लेकिन उसको उस इक्वेशन को ओबे करने के लिए जो भी इक्वेशन है P = μRT, उसको अगर कोई भी गैस ओबे करती है तो वो परफेक्ट गैस या आइडियल गैस मानी जाती है, इसलिए उसको परफेक्ट गैस इक्वेशन बोला जाता है। अगर मान लीजिए कोई रियल गैस आप लेते हैं, उसका जो m है, कैपिटल M है, आप मान लेते हैं कि वो मास है गैस का जिसके अंदर n मोलिक्यूल्स हैं, तो आपने क्या किया, कोई भी एक कंटेनर है, मान लीजिए इस तरह का कंटेनर है, उसके अंदर जो है ये जो है उसके मोलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, और जो इसका मास है वो है हमारा m, इसका गैस का जो मास है वो m है, और n नंबर ऑफ उसके अंदर मोलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। अब जो MO है वो मान लेते हैं जो मोलिक्यूलर मास है गैस का, यानी कि M तो हो गया मास ऑफ जो गैस है पूरी का, ये MO हो गया मोलिक्यूलर मास, जो उसका मोलिक्यूल का मास है, जो हर एक मोलिक्यूल है उसका मास है। तो ये पूरा मास का गैस, जो गैस का मास है सॉरी,
और ये जो है हमारा मोलिकुलर मास है। अब देखिए अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो नंबर मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, Na को हम मान लेते हैं कि वो एवोगैड्रो नंबर है, ये भी हमने देख लिया इसकी वैल्यू क्या होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स के हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो मास की टर्म में, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में। तो ये मास की टर्म में है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की टर्म है। इसके अंदर क्या है, ये दो चीजों का रेशो होता है, जो मास है गैस का, जो पूरी गैस का मास है यानी कि m, और जो मॉलिक्यूलर मास है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। या फिर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं पूरी इस गैस के अंदर, और उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। ये फॉर्मूले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर देखिए जो हमारा R होता है, अगर हम पिछले जो इक्वेशन है उनके अकॉर्डिंग देखें और वैल्यू ऑफ P को निकालें तो PV इक्वल टू म्यू RT है, ये हमारी जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है। इसके अंदर देखिए जो R है हमारा NaKB के बराबर है, ये भी हमने देख लिया, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि इसके बराबर हम उसको लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर जो है जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है दोनों की थ्योरीज आती हैं, तो इसलिए इसको इसका प्रोडक्ट जो है लिया गया है। तो ये R है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो PV है हमारा, अगर आप यहाँ पर R की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं NaKB, तो आपने ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी तो म्यू और R की जगह ये वैल्यू आ गई, तो PV इक्वल टू हमारी इसके बराबर आ गई। उसके बाद जो है हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो है, ये फॉर्मूला हमने देखा मास की टर्म में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में। तो यहाँ पर जो PV है हमारा, ये किसके बराबर आ जाएगा, NKBT के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ म्यू Na जो है, अब यहाँ पे म्यू Na ये किसके बराबर है, हमारा n के बराबर है। अगर आप ऐसे लिख लें इसको, म्यू इक्वल टू n/Na लिख लें बस, तो यहाँ से जो n है ये n किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से n ये आ जाएगा हमारा म्यू Na के बराबर आ जाएगा। तो म्यू Na को आपने क्या लिख लिया, यहाँ पे म्यू Na को n लिख दिया यहाँ पे, तो NKB और T आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से P की वैल्यू जो है अगर आप निकालें तो V जो है इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि n/V हो जाएगा और KBT हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो NKBT है NKBT है और डिवाइड बाय V हो जाएगा, n/V आ गया और KBT ऊपर ही है ये, तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए जो n/V है हमारा, अगर हम n/V की बात करें तो ये जो है हमारा, ये हमारी नंबर डेंसिटी होती है। n/V की बात करें, नंबर डेंसिटी ऑफ गैस को हम जो है म्यू से डिनोट करते हैं, और नंबर डेंसिटी जैसे कि हम नंबर ऑफ मोल्स को दिखाया गया है नंबर डेंसिटी ऑफ गैस को म्यू से, और n/V के बराबर ये होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी भी गैस में और जो वॉल्यूम है उस गैस का, तो आप नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आप इसको बोलते हैं, ये नंबर डेंसिटी होती है। जैसे कि हमारी मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये ध्यान रखना है। तो म्यू को आप यहाँ पे n/V को म्यू लिख सकते हैं। तो मास डेंसिटी है हमारी जो, वो हमारी रो के बराबर होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो रो हमारी हो जाती है m/V के बराबर, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे ये नंबर डेंसिटी हो गई, ये मास डेंसिटी होगी यानी कि मास बाय वॉल्यूम, ये नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो P की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर जो है आप म्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये n/V जो है हमारा म्यू के बराबर है, ये पुट कर सकते हैं। और V की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, m/ρ पुट कर सकते हैं। यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालें, ये क्या आ जाएगा हमारा m/ρ आ जाएगा। तो यहाँ से जो P है हमारा वो क्या आ जाता है, म्यू RT/V आ जाता है। ये कौन सी इक्वेशन में हमने पुट किया है, ये हमने पुट किया है यहाँ पर, देखिए इस इक्वेशन से जो P की वैल्यू है म्यू RT/V आई, यहाँ से तो हमने ये म्यू पुट कर दिया, इसको हम अलग लिख लेते हैं म्यू KBT। एक तो ये हमारी P की वैल्यू आ जाती है जब आप n/V की जगह म्यू पुट कर देते हैं, ये आ गई। उसके बाद अगर हम मास डेंसिटी की बात करते हैं तो रो mv, यहाँ से V की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से जब आपने P इक्वल टू म्यू RT/V निकाला, यानी कि एक तो ये P की वैल्यू निकलती है हमारी नंबर डेंसिटी की टर्म में, ये तो नंबर डेंसिटी की टर्म है। मास डेंसिटी की टर्म में अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे म्यू RT डिवाइड बाय जो V है, V की जगह m/ρ आ जाएगा, तो m/ρ आप पुट कर देंगे इस V की जगह, ये जो हमने निकाला है। और यहाँ पे जो रो है फिर ऊपर चला जाएगा, यानी कि m/ρ है तो रो ऊपर चला जाएगा, म्यू RT ρ/m आ जाएगा। और यहाँ पे जो म्यू RT ρ है और m को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो m है मास है, यहाँ पर यहाँ से म्यू इंटू MO लिख सकते हैं इसको, तो हमने यहाँ पे म्यू इंटू
MO यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें म्यू नीचे भी है ऊपर भी है, तो ये जो है हमारा कट आउट हो जाएगा और जो P की वैल्यू है हमारे पास RT रो डिवाइड बाय MO आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमने ये किसकी फॉर्म में निकाला, ये हमने फॉर्म में निकाला जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी की फॉर्म में आपने इसको निकाल सकते हैं। ये जो है हमने ये निकाला हमारा नंबर डेंसिटी की फॉर्म में, नंबर डेंसिटी की फॉर्म में। तो इस तरह से देखिए इस फॉर्मूले को आप किसी तरह से चेंज कर सकते हैं, मास डेंसिटी की नंबर डेंसिटी की फॉर्म में। तो P की वैल्यू उस तरह से भी अलग अलग हमारे अलग अलग जगह पे अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करनी है तो अलग अलग तरह से यूज होगी। तो ये थी हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन और अलग अलग से हमने R की वैल्यू देखी, P की वैल्यू देखी मास डेंसिटी के लिए, नंबर डेंसिटी के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।